नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो में टैक्स इट इजी, जहां हर हफ्ते हम आपके कुछ टैक्स संबंधित, कुछ जीएसटी संबंधित सवालों के सरल रूप से, सहज रूप से जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं आज देवेंद्र सिंह, जो कि एक ट्रेनर हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को। ही इज समवन हु हैज क्वालिफाइड सीए एग्जाम एट द एज ऑफ 23 only. He also cleared insolvency professional exam in the very first attempt. Thank you so much for joining us today. Thank you, Jaspreet. We also have our tax expert Amit Kumar Gupta, who is a CA turned advocate. He is also an author to many books and articles. He also runs a tax education YouTube channel with the name of Advocate Amit Kumar Gupta, जहां पे आपको 500 से ज्यादा टैक्स संबंधित वीडियोस देखने को मिलेंगी। Thank you so much for joining us today, Amit Kumar Gupta जी। And अब हम कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप ही से करते हैं, क्योंकि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है और हमारे पास बहुत सी ऐसी क्वेरीज आई हैं जहाँ पे लोगों को नोटिसेस आए हैं और सवाल कुछ इस तरह से आए हैं कि लोगों की टैक्स लायबिलिटी आई है वहाँ पे, और ऐसे लोग जिनकी महज 5 लाख की इनकम है, उनको जब 2 करोड़ का नोटिस आ जाता है तो वाजिब है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सो इस तरह के नोटिस को आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? ऐसा क्या होता है और ऐसा क्यों होता है? थैंक यू जसप्रीत फॉर कॉलिंग मी इन दिस शो। थैंक यू। जसप्रीत, लॉ के अंदर कुछ इस तरीके के प्रावधान हैं जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी को पिछले 6 सालों तक का जो है नोटिस दे सकता है। पहले ये पीरियड 6 साल का था, लेकिन 2021 के बजट में चेंज करके इसको 6 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। तो जब लोगों को नोटिस पिछले 6 या 7 साल का आता है तो लोग जब तक का मैटर उनके पास, वो डॉक्यूमेंट्स जनरली लोग मिसप्लेस कर देते हैं या उनके पास नहीं होते, और लोगों को जब ये नोटिस इशू किए गए तो लोगों को ये नोटिस उनके ईमेल आईडी पे या उनको मैसेज के द्वारा या उनके इनकम टैक्स पोर्टल पे ये नोटिस आए। लोगों ने इन नोटिस का संज्ञान नहीं लिया, लोगों ने इन नोटिस को इग्नोर किया, और कुछ कमी एसएससी के पार्ट पे भी रही कि उन्होंने ये नोटिस का जवाब टाइम पे नहीं दिया, और जिन लोगों ने जवाब दिए उनकी भी प्रॉपर जो है वो सुनवाई नहीं हुई। और क्योंकि अब सारा का सारा फेसलेस असेसमेंट हो गया है, एसएससी अपनी बात जाकर के समझा नहीं पाता, तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन एसएससी ने की वो डिपार्टमेंट उसको समझ नहीं पाया, या उन्होंने जितने भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं उनके जो भी प्रावधान हैं उनका पालन नहीं किया, और लोगों की जो ये टैक्स बनाया गया वो एक संकीर्ण मानसिकता के साथ बनाया गया, ये दिमाग में रख के बनाया गया कि एसएससी जो है वो उसने टैक्स की चोरी की है। तो लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और जनरली ये जो देखा गया है उन लोगों के साथ हुआ जिन लोगों का व्यापार ऐसा है जिसके अंदर कैश जनरेट होता है। जैसे दूध वाले हैं, दूध जब बेचा जाता है तो वो कैश में बेचा जाता है, वो लोग दूध का जो प्रोसीड्स आती हैं वो उनको बैंक में जमा करते हैं, और बैंक में जमा करने के बाद जहाँ से उनको दूध खरीदते हैं वहाँ पे उनको चेक देना होता है। लेकिन जब उनको नोटिस आए तो खाली सरकार ने ये देखा, डिपार्टमेंट ने ये देखा कि इनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपये कैश जमा है। जब उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि ये हमको दूध बेच के मिला, तो उसको उन्होंने सही पर्सपेक्टिव में नहीं देखा, और जितना कैश जमा किया था लोगों ने उस सारे को डिपार्टमेंट ने इनकम मान लिया। तो इससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। बिना एक सामने उसको मौका दिया नहीं गया अपनी बात एक्सप्लेन करने का, और जो मौका दिया गया वो सफिशिएंट मौका नहीं था जिससे टैक्स पेयर जो है वो अपनी बात कह पाए। आपने अभी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही और मैं उन चीजों पे थोड़ा जोर डालना चाहूंगी। एक, आपने कहा पहले टाइम पीरियड जो एक नोटिस जाने का था वो 6 साल तक था, अब वो 10 साल तक का हो गया है। सो एज एन एसएससी, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मुझे अपनी बुक्स, अपने बिजनेस की बुक, अपनी इनकम रिलेटेड बुक्स का कितने टेन्योर की मेंटेन करनी होगी, कितने समय के लिए मुझे उन कागजों का ध्यान रखना चाहिए? जसप्रीत, इसके लिए मेरा ये कहना है कि कोई पर्टिकुलरली लॉ के अंदर ऐसा टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि जहाँ पे ये कहा गया हो कि आपको अपनी बुक्स जो हैं वो इतने पीरियड तक रखनी है। लेकिन इसका जवाब हमें वहाँ मिलता है कि डिपार्टमेंट हमारा केस कितने सालों तक रिव्यू कर सकता है। तो 10 साल का पीरियड तो वैसे ही है, लेकिन यदि आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं, कोई भी एक फॉरेन ट्रांजैक्शन हो गई तो डिपार्टमेंट 16 साल तक जा सकता है। अब 16 साल के लिए आपको बुक्स रखनी है। यदि आपका ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो कमिश्नर उसको
2 साल तक रिव्यू भी कर सकता है। इसका मतलब 16 + 2 18 साल हो गए। तो मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एक नॉर्मल एसएससी यदि है तो उसको अपनी बुक्स जो है वो 10 से लेकर के 20 सालों तक उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इतने समय तक किताबों को मेंटेन करके रखना भी एक चैलेंज है। बिल्कुल। अब मैं रुक करूंगी देवेंद्र सिंह जी आपकी तरफ। जैसे हमने देखा कि हमारे इनकम टैक्स में हमारी नोटिसेस आते हैं, आजकल हम ये भी बहुत सुनने को मिलता है, बहुत देखने को मिलता है। अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें, यूट्यूब चैनल्स की बात करें, जहाँ पे हाई कोर्ट जो है पेनलाइज कर रही है जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को। सो ऐसा क्यों है? क्या वाकई में कहीं ना कहीं गैप है? क्या आप उस पर थोड़ा लाइट डालेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, पिछले कुछ समय से हाई कोर्ट के ऐसे डिसीजंस आए हैं जिसमें 1-2 केसेस में हाई कोर्ट ने जीएसटी डिपार्टमेंट को पेनलाइज भी किया मॉनेटरी टर्म्स में, और 1-2 केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि अफसर को यदि आप इसी तरह से अपनी कार्यप्रणाली को आगे रखेंगे तो वो दिन आपका जीएसटी ऑफिस में आखिरी दिन होगा। पर पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों हुआ, हाई कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा? चाहे जीएसटी ऑफिसर हो या जीएसटी एसएससी हो, हम सब बंधे हुए हैं कानून की किताब से, जीएसटी की किताब से, और यदि हम उन प्रोविजन से बाहर जाकर कोई काम करते हैं तो उसका बर्न जो है वो हमें फेस करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, व्हाट वाज अर्लियर स्टेटेड बाय न्यूटन एज वेल। इन द सेम वे व्हेनेवर शोकॉज नोटिस इज इशूड, जब कोई शोकॉज नोटिस इशू किया जाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है बिजनेसमैन पर। कुछ अभी नोटिस आए जिसमें यह कहा गया कि आपका नंबर इस वजह से कैंसिल किया जा रहा है, और वो वजह नोटिस में लिखी ही नहीं है। तो जब वो शोकॉज नोटिस ही अपने आप में इनकम्प्लीट है तो कोई व्यक्ति उसका रिप्लाई कैसे देगा? और एक अभी केस हुआ वानवती स्टील्स करके, जिसके बीच में हाई कोर्ट ने जीएसटी अफसर को ये कहा था कि आपका जो पुराना नोटिस है वो वेग है, तो काइंडली आप होल्ड पर रहिए, आप आगे अभी इसके ऊपर मत बढ़िए। बट दोबारा उस अफसर ने एक नोटिस जारी कर दिया और उस व्यक्ति का नंबर भी कैंसिल कर दिया। तो हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि अगर अफसर जहां पर साइन कर रहा है तो उसको उस कंटेंट्स के साथ एग्री करना है, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जबकि हाई कोर्ट ने इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तो छोड़ दिया उस अफसर को, बट ये जरूर कहा कि अगर आप इस तरह से दोबारा काम करेंगे तो वो दिन आपका उस ऑफिस में, जीएसटी ऑफिस में आखिरी दिन होगा। आप डिजर्व नहीं करते हैं ऐसे स्थान में बैठने के लिए जहां पर आप अपनी एक हाई हेडेडनेस में काम कर रहे हैं। और ऐसा ये एक केस नहीं हुआ, ऐसे और भी काफी केस हुए हैं। बिल्कुल, जीएसटी नंबर कैंसिल होना या इस तरह का नोटिस आना किसी के पास ही एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, और वो गलती से आना, तो मैं टोटली रिलेट करती हूँ कि किस तरह का स्ट्रेस, और क्यों हाई कोर्ट इस समय इतने अग्रेसिवली इस तरह की हमें न्यूज़ इतने चैनल्स में आ रही हैं। सो ऐसे कुछ सिचुएशन आपने इन पर्सन भी फेस करी है? जैसे आपने हमें 2 एग्जांपल्स साइट करे, क्या आपके साथ इन पर्सन यू हैव फेस दिस सिचुएशन? देखिए, वैसे तो मैं लकी रहा हूं कि ऐसा मेरे पर्सनली के साथ तो नहीं हुआ, बट हाँ मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा जरूर हो चुका है। मेरे क्लाइंट में एक क्लाइंट को, जिसको पंजाब में अपना एक नंबर लेना था, उसको नोटिस आया कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन हम आपको नहीं दे रहे हैं, और एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया, क्लैरिफिकेशन उससे मांगी गई कि आप उस प्रेमिसेस के साथ खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवाकर वो फोटो अपलोड कीजिए। अब मेरा जो एसएससी है वो रहता है गोवा के अंदर, और उसकी प्रॉपर्टी है पंजाब के अंदर। तो पहले वो गोवा से पंजाब आए, वहां पर प्रेमिसेस के साथ खड़ा होकर अपनी एक सेल्फी ले या फोटो खिंचवाए, और उसको बाद उसको पोर्टल पर अपलोड करे। और लॉ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो जो अफसर अपनी मन मर्जियां कर रहे हैं, और जिससे सिर्फ डिपार्टमेंट का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ एसएससी का नुकसान नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट का भी नुकसान है। जो रेवेन्यू उनको मिल सकता है, क्योंकि यदि वो रजिस्ट्रेशन लेगा, कल को वो अपनी रिटर्नें भरेगा, अपना काम करेगा और गवर्नमेंट को टैक्स देगा। बट ये बेबुनियादी बातों पर अगर क्लैरिफिकेशन मांगी जाएगी या किसी व्यक्ति को परेशान किया जाएगा, और जहां पर आज हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं पूरे देश के अंदर, और नोटिस जारी होते हैं कि आप फोटो खिंचवाइए प्रेमिसेस के साथ खड़े होकर, हजारों मीलों दूर, जहां आपने खुद ही अपनी बात को जस्टिफाई कर दिया। बाकी जहां तक आप कहेंगे कि मेरे साथ पर्सनल के साथ, तो अभी तक लकी हूं, पता नहीं कब तक लकी रहूंगा। सो जो मुझे ये समझ में आता है कि अगर कोई ऐसी बेबुनियाद नोटिस मुझे मिलता है जिससे मुझे लगता है दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल, जीएसटी ऑफिसर इज आस्किंग मी, सो
ऐसा मैं तो नहीं जज कर सकती कि ये बेबुनियादी है या वाकई में ये प्रोसेस है या सिस्टम का पार्ट है। मान लो मुझे कुछ ऐसा एक्सेप्शनल नोटिस आ जाता है, या इसी सिचुएशन में जहां जीएसटी ऑफिसर ने मुझे बोला आप जाके फोटो खिंचवाई, ऐसी सिचुएशन को मैं सेफगार्ड कैसे कर सकती हूँ? ऐसी सिचुएशन को मैं समझूं कैसे कि यही करना है मुझे, जो मांगा गया है वो सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस सेंस कि जब कभी हम बीमार होते हैं तो क्या हम अपना इलाज खुद करते हैं? हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार से यदि किसी एसएससी को ऐसा नोटिस आ रहा है, यदि ऐसी क्लैरिफिकेशन मांगी जा रही है, या यदि कोई ऐसी स्थिति का सामना फेस करना पड़ रहा है जिस स्थिति का वो खुद आंसर देने की स्थिति में नहीं है, तो बेटर है अप्रोच अ गुड कंसल्टेंट। क्योंकि एक कंसल्टेंट ही है जो इस कानूनी प्रक्रियाओं को काफ़ी नज़दीक से जानता है और समझता भी है। और क्योंकि आजकल हमारा सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो आपके लिखे हुए हर शब्द की कीमत है। यदि शोकॉज नोटिस वेग है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका रिप्लाई भी वेग हो। आपका रिप्लाई जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, इन ऑल रिस्पेक्ट होना चाहिए, और उसके अंदर लॉ के प्रोविजंस, उसके सेक्शंस या उसकी जो भी कानून में जो लिखी हुई बातें हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके आपका नोटिस का जवाब आपका जाना चाहिए, ताकि कल को आपकी पोजीशन जो है वो स्ट्रोंग रहे। तो एक अच्छा कंसल्टेंट आपके साथ होना बहुत जरूरी है। बहुत हल्का कंसल्टेंट, बाकी किसी को हल्का या अच्छा कंसल्टेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी आपको बात करने से आपको एक अंदाजा लग जाता है कि आपके कंसल्टेंट को कितनी नॉलेज है। एक अच्छा रिप्लाई जाना, एक अच्छा कंसल्टेंट का होना आपके केस को स्ट्रोंग करेगा। बात होती है स्पेशली नोटिस को लेके, आपके जवाब हमें आई फील एम्पावर्ड व्हेन आई हियर दोस कि नोटिस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। नोटिस आने से एकदम शिवर करना या घबरा जाना इज नॉट द राइट एग्जैक्टली। यू कैन क्वेश्चन इज सम माय टेक ऑन द कन्वर्सेशन। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब होते हैं आपके। और अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और जानते हैं इन नोटिस को एक थोड़ी और गहराई में। थैंक यू। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, जहां पे हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स, जीएसटी की, जहां हम बात कर रहे हैं लोगों के पास गलत नोटिस आ रहे हैं, जहां हम ये भी बात कर रहे हैं कि जीएसटी ऑफिसर्स को पेनलाइज किया जा रहा है। सो अमित कुमार गुप्ता जी, हमारी एक चीज और आती है, लोग कहते हैं हमें तो नोटिस मिला ही नहीं। और आपने थोड़ा इसके बारे में बताया भी था कि लोग यहाँ कहते हैं नोटिस मिला नहीं। तो इस सिचुएशन में जो एसएससी है वो क्या करे? मुझे नोटिस नहीं मिला, आपने सीधा मेरी लायबिलिटी बना दी टैक्स की। जसप्रीत, इसके लिए मेरा कहना ये है कि पहले जो नोटिस इशू होता था जी, वो नोटिस एसएससी को स्पीड पोस्ट के द्वारा आता था। डाकिया जो है वो नोटिस लेकर के आता था और एसएससी जो है वो उसको बाकायदा एक्नॉलेज करता था। यदि वो नहीं होता था तो डिपार्टमेंट जो है वो उसको दोबारे भी सर्व करता था। यदि दोबारे गए भी नहीं होता था तो डिपार्टमेंट उसके यहाँ नोटिस को चस्पा करके जाते थे, चिपका के जाते थे। लेकिन क्योंकि लॉ चेंज हो रहा है, डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट सामने आ रहा है, तो अब नोटिस इशू करने का या नोटिस सर्व करने का तरीका बदल गया है। नोटिस अब जो सर्व करना है, यदि डिपार्टमेंट ने नोटिस इनकम टैक्स पोर्टल पे लगा दिया एसएससी के, तो उसको भी सर्विस ऑफ नोटिस माना जाता है। यदि एसएससी को वो नोटिस ईमेल कर दिया तब भी जो है वो उसको नोटिस सर्व माना जाता है, या उसको मैसेज कर दिया, आजकल मैसेज भी आता है, तो वो भी नोटिस की सर्विस माना जाता है। लेकिन अब बात आती है इंडियन कंटेक्स्ट में, यदि देखें तो ये सारे चेंजेस बहुत तेज़ी से लाए गए, तो लोग इसके लिए अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। लोग अपने मोबाइल बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, नेम जो नंबर है वो बहुत जल्दी चेंज करते हैं, अपना ईमेल आईडी जो है वो बदल लेते हैं। तो इसके लिए जो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि हर टैक्स पेयर को अपना इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर एक तो उसका खुद का ईमेल आईडी होता है, खुद का मोबाइल नंबर होता है, प्लस एक उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने प्रोफेशनल का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे सकता है। तो ये दोनों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रॉपरली अपडेटेड होने चाहिए, सबसे पहली बात। और तीसरा ये कि जब कभी भी कोई नोटिस आए तो उस नोटिस को, अब ये सबको बात समझ लेनी है कि
आपने उसको डिले टैक्टिस अडॉप्ट नहीं करनी और ना उसको इग्नोर करना। यदि टैक्स पेयर इन नोटिस को अवॉइड करेगा तो आगे भी उसकी सुनवाई में उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि नाउ द कोर्ट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, द डिपार्टमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, यू कैन नॉट इग्नोर एंड यू कैन नॉट अडॉप्ट द डिले टैक्टिस। पहले ये होता था कि लोग कहते थे कि नहीं हम तो आखिर में जाके जवाब दे देंगे, हम पहले से क्यों जवाब दें। तो ये सब जो है वो नाउ दैट इरा हैज़ गॉन, नाउ यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड यू हैव टू बी ऑन योर टोज टू गिव द रिप्लाईज टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंडिया। तो आई बिलीव ये जो हिकअप्स हैं प्रोसेस में ये हमें फेस करने पड़ेंगे, बट टू आंसर द क्वेरीज जो हमें मिली हैं कि हमारी करेक्ट ईमेल आईडी, करेक्ट क्रेडेंशियल्स हमारे पोर्टल पे अपडेट होना बहुत जरूरी है। जो नॉर्मल प्रोसीजर हमारा पहले प्रोसेस होता था उस प्रोसेस की जो अब अपडेटेड वर्जन है वो ये है कि आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, वो वहां पे आपको सतर्क रहना है, उसका रिप्लाई प्रॉपर टाइम पे करना है, एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर। और जैसे कि देवेंद्र जी आपने भी बताया कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई नोटिस वेग है तो उसका रिप्लाई भी वेग हो, आपका जो रिप्लाई है वो सही होना चाहिए, जिस संदर्भ में बात की जा रही है उसी संदर्भ में होना चाहिए। सो अमित जी अगर बात करें हम इनकम टैक्स लायबिलिटी की, सो बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जहाँ ह्यूज डिमांड के केसेस आते हैं। ह्यूज डिमांड की जब हम बात करें, मान लो मेरी 5 लाख की इनकम है, मेरे को अगर इनकम टैक्स का नोटिस 2 करोड़ का 3 करोड़ का आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? जैसे ऐसे बहुत सी सिचुएशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम देखते हैं, सिचुएशन बहुत बार एक आम जनता, आम आदमी को फेस करनी पड़ती है, तो ऐसा क्यों होता है? जसप्रीत, ये चीज़ तो हमने कवर कर ली कि जो आपने पीछे क्वेश्चंस मुझसे पूछे तो उसमें मैंने बताया कि लोगों को नोटिस इशू किए गए और लोगों ने उन नोटिस का या तो टाइम पे जवाब नहीं दिया या जवाब दिया तो डिपार्टमेंट ने उनको कंसीडर नहीं किया। कंसीडर ना करने का जो मुझे कारण लगता है वो ये लगता है क्योंकि अब एक फेसलेस रिजीम हो गई कि आप अपनी बात जो है वो खाली लिख करके कह सकते हैं। तो असेसी जो है, जो टैक्स पेयर था, वो अपनी बात डिपार्टमेंट को नहीं कह पाया। लेकिन इसके अंदर जो मेन इशू ये है कि लोग टैक्स डिमांड बनने के बाद भी उसको इग्नोर करते हैं। कानून ये है कि आपको 30 दिन के अंदर उसकी अपील फाइल करनी है। यदि आपने अपील टाइम पे फाइल नहीं करी तो आपका ये राइट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको जब आप लेट अपील फाइल करते हैं तो आपको उसकी कंडोनेशन करानी पड़ती है, आपको ये बताना पड़ता है कि मैंने अपील लेट क्यों फाइल करी। यदि आप अपील फाइल नहीं करते हैं तो कुछ टाइम बाद डिपार्टमेंट टैक्स पेयर का बैंक अकाउंट अटैच कर लेता है, प्रॉपर्टी अटैच कर लेता है, और कई बार तो ऐसा है कि एसएससी को तब पता चलता है जब वो अपने बैंक से पैसे निकालने जाता है। तो जैसे ही वो निकालने जाता है तो वो उसके अंदर एक फ्रीज लगा दिया जाता है कि अब टैक्स पेयर अपना पैसा ही नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले जो एक टैक्स पेयर की ज़रूरी है कि यदि उसकी टैक्स बना दिया गया है तो 30 दिन के अंदर अपनी अपील फाइल करे। अपील फाइल करने के साथ साथ एक स्टे ऑफ डिमांड का कंसेप्ट होता है कि वो एक लेटर डिपार्टमेंट में दे कि मेरी जो डिमांड है उसको स्टे कर दिया जाए जब तक कि मेरी अपील का फैसला ना हो, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि अपील फाइल कर दी जाती है और स्टे ऑफ डिमांड नहीं फाइल करते। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट बहुत एग्रेसिवली टैक्स रिकवरी करता है, प्रॉपर्टी को अटैच करता है, बैंक अकाउंट अटैच करता है। और एक बात और इसमें यह है कि लोग जब भी टैक्स डिमांड बनाई जाती है तो एसएससी को, टैक्स पेयर को एक पेनल्टी का नोटिस भी दिया जाता है कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। तो लोग अपना पेनल्टी का रिप्लाई नहीं देते। तो यदि आपने पेनल्टी का रिप्लाई नहीं दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी डिपार्टमेंट जो है वो इम्पोज कर देगा और फिर उसका एक और आपको अलग अपील फाइल करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ जो समझ में आ रहा है कि क्या ये सिर्फ हमेशा एसएससी की तरफ से ही गलती होती है या कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी खामियां होती हैं जहाँ पे फेक नोटिस या गलत नोटिस जो है एसएससी के पास चला जाता है? या अगर मेरे पास नोटिस आया है, जैसे जीएसटी के केस में हमने अभी समझा कि ऐसा जरूरी नहीं है जो नोटिस आया है वो सही ही हो, क्या इनकम टैक्स के केस में भी ऐसा होता है कि जो नोटिस आया वो सही हो? ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन ऑलवेज चैलेंज दैट नोटिस। जसप्रीत, अभी आपने एक वर्ड यूज किया फेक नोटिस। अब फेक नोटिस का तो कंसेप्ट चला गया, क्योंकि अब जो कुछ भी होता है वो इनकम टैक्स के पोर्टल से आता है। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई आपको फेक नोटिस इशू कर देगा। लेकिन कई बार जो है नोटिस इशू करने की पावर ऑफिसर के पास है या नहीं, तो ये जो है वो एक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। और एक टैक्स पेयर के पास ये अधिकार होता है कि वो उस नोटिस को हाई कोर्ट में रिट के द्वारा चैलेंज कर सकता है, यदि उसको ऐसा लगता है अपने कंसल्टेंट के थ्रू
बात करके कि ये नोटिस जो है वो विदाउट प्रॉपर मैनर में जो है वो इशू नहीं किया गया है। लेकिन जनरली कोर्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, वो ये कहती हैं कि नोटिस को जनरली कोर्ट्स जो है क्वेश्चन नहीं करती। तो इसका जो प्रॉपर तरीका ये है कि कोर्ट्स का यही कहना होता है कि आप लोग पहले अपील्स में जाओ, वही एक प्रॉपर वे है। बहुत रेयरस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा होता है जहां हाई कोर्ट जो हैं वो एसएससी की रिट अलाउ करती हैं, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का बिल्कुल उल्लंघन किया जाता है या कोई ऐसी चीज़ अप्रेंट पाई जाती है कि जो एसएससी के साथ बिल्कुल ही गलत हुआ, तो उस केस में जो है एसएससी जो है वो अपील में ना जा करके हाई कोर्ट में रिट के द्वारा जा सकता है। लेकिन उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप जब भी आपको कोई नोटिस आए तो उसका टाइमली फॉलोअप करें। यदि आपकी डिमांड बन गई है तो आप उसको अपील फाइल करें टाइम पे, पेनल्टी का रिप्लाई साथ के साथ दें और स्टे ऑफ डिमांड फाइल करें। क्योंकि जब आप अपील में जाते हैं तो डिपार्टमेंट आपको ये कहता है कि आपको कम से कम 20% टैक्स जरूर जमा करना है। अब एक आदमी जो कि 5 लाख रुपए कमाता है और उसको यदि 2 करोड़ रुपए का नोटिस आ जाए टैक्स का, तो वो 40 लाख रुपए कैसे जमा करेगा? तो आपको सबसे पहले स्टे की एप्लीकेशन लगानी है कि मेरा ये 40 लाख भी स्टे किया जाए। यदि नहीं किया गया तो आपके साथ डिपार्टमेंट किसी भी टैक्स रिकवरी के लिए आपके सारे बैंक अकाउंट अटैच कर देता है। मतलब आप यू विल बी विद नो मनी फॉर द डे टू डे एक्सपेंसेस आल्सो। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन फाइलिंग द अपील इन टाइम। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका 6-6 महीने निकल चुका, वो लोग अपना ऑर्डर लेके घूमते रहते हैं लेकिन वो अपील फाइल नहीं करते। तो दे आर लिटरली वॉकिंग ऑन द फायर। तो यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो इट इज़ आल्सो वेरी हार्मफुल। और ये उनके जितने भी जो एवेन्यूज़ हैं, लीगल एवेन्यूज़ उनको जो अवेलेबल हैं, वो उनसे भी अपना उनसे भी हाथ धो रहे हैं अपना। सो अमित जी, आपने हमें ये बोला अगर आपके पास नोटिस आ गया है, आपको अपील फाइल करनी है। सो अब मेरे पास आ गया नोटिस 2 करोड़ रुपए का, आपको 2 करोड़ रुपए की आपकी टैक्स लायबिलिटी है। अब मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है कि मैं उस 2 करोड़ रुपए की अपील फाइल करूं, या मेरे पास कोई और ऑल्टरनेट भी है? जब मैं अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास भी जा रही हूँ या किसी से सलाह ले रही हूँ, तो क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो एक असेसी रख सकता है? जसप्रीत, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मेरा यही कहना है कि यदि एक बार आपकी टैक्स डिमांड बन गई और ऑफिसर ने ऑर्डर इशू कर दिया तो आपके पास कोई इलाज नहीं बचता, आपको अपील फाइल करनी ही करनी है। और अपील के अंदर बहुत टाइम लगता है। यदि किसी की 2 करोड़ रुपए की डिमांड बन गई है तो आप मान के चलें कि करीबन वो 7 से 8 साल अपनी इस टैक्स लिटिगेशन के लिए लड़ेगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है कि यदि जो ऑर्डर है वो बिल्कुल ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट दिया गया है तो आप डायरेक्ट कोर्ट रिट में जा सकते हैं। लेकिन बहुत वहाँ पे वीक चांसेस होते हैं कि आपकी सुनवाई हो, क्योंकि जो हमारी कोर्ट्स हैं वो यही कहती हैं कि यदि आपके पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी है, यदि आपके पास अपील का रेमेडी है, तो आप हमारे पास नहीं आ सकते। लेकिन ये जो नोटिस इशू किए गए हैं इसके अमित जी, हमने बहुत बार देखा है कि गैप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? जसप्रीत, इसके लिए ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो डिपार्टमेंट है वो अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं देता। कई बार देखा गया है कि कोई बंदा जीएसटी में होता है, कोई ऑफिसर, कोई बंदा एजुकेशन में होता है, कोई ईडी के अंदर होता है और उसको पोस्टिंग कर दी जाती है उसकी इनकम टैक्स में। फिर इनकम टैक्स इतना बड़ा एरिया है, सैलरी का एक अलग सेक्शन होता है, इन्वेस्टिगेशन एक अलग होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन अलग होता है, कंपनीज अलग होती हैं। तो इनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। बहुत इनको खाली 30 घंटे 40 घंटे ट्रेनिंग कराई जाती है। और इसके बाद, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो पूरे वर्ल्ड का इंडिया में सबसे बड़ा एक्ट है, तो एक जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है इनको समझने में। लेकिन इनको एकदम पोस्टिंग करके ले आते हैं, इनके पास पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। तो इसकी वजह से ऐसा होता है कि इन लोगों को खुद, जो हमारा टैक्स बना रहे हैं, जो हमारा टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इन लोगों को खुद टैक्स इनकम टैक्स की इतनी समझ नहीं होती। तो इस वजह से लिटिगेशन जो है वो हमारे देश में बिल्कुल हाइट पर है। बहुत ही सेंसिटिव चीज है अमित कुमार गुप्ता जी, जहाँ हम ये कहते हैं कि मेरे पास 2 करोड़ का नोटिस आ गया है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, पहले तो मुझे उसको चैलेंज करना है और उसके लिए भी पहले मुझे अपील फाइल करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस। एंड कमिंग टू यू देवेंद्र सिंह जी, हम बात कर रहे हैं अभी कहीं ना कहीं कि हमें वेग नोटिस आ जाता है, हमें गलत नोटिस आ जाता है, चाहे वो किसी की कमी से भी हो, मेरी कमी हो या डिपार्टमेंट की कमी हो, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो नोटिस वेग है या मेरे को उसमें एक्शन करना है, मैं वाकई में गलती पे?
देखिए, वेग नोटिस की वैसे कोई परिभाषा कानून में नहीं दी गई, पर हाँ 2017 में एक सर्कुलर आया था एक्साइज के टाइम का, जिसको हम मास्टर सर्कुलर बोलते थे, और ये मार्च के महीने में आया था, मार्च 2017 में, जिसके बीच में लिखा हुआ था कि एक नोटिस किस तरह से होना चाहिए। उसमें आपका नाम हो, एड्रेस हो, बॉडी हो। बॉडी से मेरे कहने का अर्थ यह है कि कंटेंट कंप्लीट हो, कि नोटिस के अंदर पूरी बात को डिपार्टमेंट के द्वारा समझाया जाए। तो काफी सब्जेक्टिव है कि जब बात को समझाया गया है या नहीं समझाया गया, ये डिपेंड करेगा नोटिस को देखकर। पर मेरे अनुसार में एक नोटिस ऐसा होना चाहिए कि जिस पर अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है एसएससी के ऊपर, तो एसएससी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है और उसके पीछे उसका बेसिस क्या है। यदि कहीं भी ऐसी कोई कमी रह जाती है जिससे वो ये कंक्लूड करने में असफल है कि उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई, तो वैसा नोटिस एक वेग नोटिस कहलाता है। थैंक यू अमित कुमार गुप्ता जी एंड देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए आपके जवाब, आपके सवाल हमारे पास ढेरों आ रहे हैं। हम आने वाले एपिसोड में उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपके सवालों के जवाब आपके जहन में अभी भी सवाल हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें जरूर लिखिएगा। हमारे एक्सपर्ट्स आने वाले एपिसोड में आपके उन सवालों के जवाब जरूर देंगे। देखते रहिए टैक्स इट इजी। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज बंसल, अमिगोस अलायंस से आपका अपना ट्रैवल पार्टनर। इस हफ्ते हम जानेंगे कि कैसे आप एक अच्छा एडवेंचर हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, एडवेंचर हॉलिडे के लिए सबसे पहले आपको अपनी पसंद की कुछ एक्टिविटीज़ चूज़ करनी होंगी। उन एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपको देखना होगा कि कौन सा बेस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। जैसे अगर आप पैराग्लाइडिंग करना जाना चाहते हैं तो पैराग्लाइडिंग के लिए आप बिरबिलिंग जा सकते हैं, आप चक्राता जा सकते हैं, धर्मशाला जा सकते हैं, पुणे जा सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं, हर जगह का एक अलग एक्सपीरियंस होगा। अगर आप पुणे के पास देखेंगे, कमशेट नाम की छोटी सी जगह है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग के ट्रेनिंग कोर्स होते हैं। टेम्पल पायलट नाम से एक मेरे दोस्त की कंपनी है, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा शानदार कोर्स कराते हैं। इसी तरह अगर आप स्कीइंग के लिए जाना चाहते हैं तो स्कीइंग के लिए आप औली जा सकते हैं, आप नारकंडा जा सकते हैं। औली के अंदर वर्ल्ड की स्कीइंग चैम्पियनशिप्स होती हैं जो बहुत ही बेहतरीन होती हैं, बहुत बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप स्नॉर्कलिंग के लिए जाना चाहते हैं, डीप सी डाइविंग के लिए या अदर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जाना चाहते हैं, गोवा है, लक्षद्वीप है, अंडमान है। अब तो ऋषिकेश के पास एक तेहरी डैम है, वहाँ पे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। आप वहाँ पे बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, हर जगह जा सकती है। आप हॉट एयर बैलूनिंग कर सकते हैं, राजस्थान में, गुजरात में बहुत अच्छी हॉट एयर बैलूनिंग है जो एक अद्भुत एक्सपीरियंस है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है वर्ड से। अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाना चाहें तो पुणे, मनाली के आसपास दर्जनों ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप गर्मियों में, सर्दियों में, मानसून में हर तरह के ट्रैकिंग कर सकते हैं, दिन के रात के। बहुत मुश्किल भी हैं, बहुत आसान भी हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। आपने नाम सुना होगा, मकलोडगंज एक जगह है हिमाचल में, धर्मशाला के पास। वहाँ पे एक 9 किलोमीटर का ट्रैक है तुरुण तक। थोड़ा सा मुश्किल ट्रैक है, बट वहाँ जाने के बाद टेंट में रहना, स्लीपिंग बैग्स में सोना, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद एक 5 स्टार होटल में भी आपको नहीं मिलेगा। वो दुनिया से परे है। वो चीज़ें जो आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर लेके जाती है, जहाँ पे आप अलग चीज़ देख सकते हैं, जहाँ पे आप अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज के डेट में एडवेंचर एक्टिविटीज़ में जाने से डरते भी हैं, बिकॉज़ यहाँ जान का खतरा है। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी कोई बुकिंग करें, आप अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ बुकिंग करने से पहले एजेंसी की वेरिफिकेशन कीजिए। ये देखिए कि क्या वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी है, क्या उनके पास लाइसेंस है, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने लोगों के साथ उन्होंने पहले काम किया है। ये जानने का आपको पूरा हक है। अगर आप उन सारी चीज़ों को जानेंगे, उनके साथ तरीके से रहेंगे, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस और ऑल टुगेदर डिफरेंट एडवेंचर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। किसी ने बहुत खूब कहा है कि किताब को पढ़ने से इतनी नॉलेज नहीं होती, उससे कहीं हज़ार गुना ज़्यादा नॉलेज होती है एक सिंगल यात्रा करने से। जुड़े रहिए हमारे साथ और आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर के ऊपर जानने के लिए कि कैसे आप अपना अगला एडवेंचर हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। नमस्कार।